यूपी के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हालांकि उस घटना का राजनीतिकरण भी खूब किया गया और उस पर खूब बवाल भी देखने को मिला, जिसके बाद दादरपुर गांव के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है और ऐसा कहा जाता है कि उस भीड़ ने गांव पर हमला करने की कोशिश की और उसमें एक शख्स का नाम सामने आता है जो है गगन यादव। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए गगन यादव खुद हमारे साथ हैं। गगन, सबसे पहले तो ये कि ये जो पूरा प्रकरण निकलकर सामने आया है, इस पे एक छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आपको पता होगा कि जहाँ पर भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं वहाँ आपका जाना ज़रूरी हो जाता है। तो अपनी ज़िम्मेदारी को देखते हुए जब ये घटना हुई थी तो हमने ज़रूरी समझा कि प्रशासन के पास जाएं और उनसे जाकर हम लोग इस मामले की जानकारी लें। हमने आह्वान किया था 26 तारीख का, जिसमें हमने यह कहा था कि पहले हम महापंचायत करेंगे, उसके बाद हम बकेवर थाने जाएंगे। इसके अलावा हमने यह भी नहीं कहा था कि हम दोनों पक्षों से मुलाकात करेंगे। 25 की रात को मैंने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा कि अगर प्रशासन को कोई समस्या है, क्योंकि LIU और IB एक्टिव हो गया था, हमारे घर पर भी पहुंचा था, लेकिन हम बाहर रहते हैं तो हमें घर से सूचना मिली। तो उस वक्त हमने ये ट्वीट भी किया था कि हम 26 तारीख को महापंचायत भी नहीं करेंगे अगर हमारे महापंचायत करने से प्रशासन को कोई समस्या है तो हम सीधा आएंगे और बकेवर थाने पहुंचेंगे और प्रशासन से हम इस मामले की जानकारी लेंगे। यहीं तक का हमारा आह्वान था, जो कि हमारा एक राइट भी है, हमारा अधिकार है कि हम वहां जाएं और प्रशासन से बातचीत करें इस घटना को लेकर। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आगे देखते होंगे आपकी क्या क्या इसमें। गगन, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बहुत सीधे तरीके से बता रहे हैं कि हमने कोशिश की कि प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाई जाए। जो घटना घटी वो बहुत दुखद घटना थी और जितने भी लोगों के मैंने अभी तक इस पे रिएक्शंस देखे वो सभी इसी बात को करें। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि जब इतने आप, क्योंकि मैंने आपके और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे जहाँ आप कह रहे हैं कि हमने बहुत शांति प्रिय तरीके से पूरी चीज़ को प्लान किया था। जब इतने शांति प्रिय तरीके से प्लान किया गया था तो अचानक ये बवाल क्यों हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई? आप समझ सकते हैं कि आह्वान करने के बाद जब वही व्यक्ति नहीं पहुंचेगा जिसने समाज से कहा था, तो ऐसा होना लाजमी था। हमने प्रशासन से भी कहा था, जब हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, आगरा में हमें नज़रबंद किया गया था, तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें वहाँ जाने दें, क्योंकि वहाँ अगर हम नहीं पहुँचे तो हमें नहीं पता कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। उसके बाद आप लोग तो चले जाएंगे, लेकिन दाग गगन यादव के ऊपर जीवन भर के लिए लग जाएगा, जो कि आपने देखा कि दाग अब लग चुका है। पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो चुकी हैं और उन्होंने इस पूरी घटना का भांडा फोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ गगन यादव के ऊपर। तो मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। जिम्मेदारी के चलते मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए वहाँ पहुँचा था, लेकिन ये जो देखने के लिए अब हमें मिल रहा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखद है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि जब अगर जिसने आह्वान किया वो ही वहाँ नहीं पहुँचेगा, मैं उस पॉलिटिकल एंगल पर भी आऊँगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपने जब कहा कि जिसने आह्वान किया वो वहाँ नहीं पहुँचेगा तो फिर हालात कैसे हो जाएंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके वहाँ ना पहुँचने के कारण भीड़ इतनी उग्र हो गई? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं आप जो भीड़ वहाँ पहुँची, आप उसको जस्टिफाई कर, जो हुआ उसको जस्टिफाई नहीं करा जा रहा है कि ऐसा तो होना ही था। मतलब अगर जो आपने प्लान किया था, जो भी आपका आह्वान था, आपके आपके जो वहाँ पे और भी लोग रहे होंगे, वो आपके बिना उस चीज़ को पूरा करते। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं था कि हम ऐसे कहीं पर गए हैं न्याय के लिए। हम पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं और जहाँ भी हम गए हैं, जहाँ भी हम पहुँचे हैं, बहुत रोष होता है, जो युवाओं में जोश होता है, लेकिन उस जोश को होश के साथ बरकरार रखने के लिए वहाँ उस व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है जिसने आह्वान किया था। यहाँ तो आपको बल्कि कम संख्या देखने को मिली होगी। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस ज़िले में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहाँ युवाओं की अच्छी खासी संख्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये सोचने वाली बात है कि जब आह्वान जिस व्यक्ति ने किया वही वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो जो आपको देखने के लिए मिला वो रोष लाजमी था। मैं उससे बिल्कुल भी बैकफुट नहीं होऊंगा। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। मैं उसी बात पे आने वाला था कि प्रशासन की ढिलाई रही, लेकिन क्या गगन यादव जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब सरकारी संपत्ति का या आम संपत्ति का जो नुकसान हुआ उसको तो सही नहीं कहा जा सकता ना? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और हम तो इसके हमेशा अगेंस्ट रहे हैं।
हम कभी भी ऐसी हिंसा पसंद नहीं करते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं और हमने ये लिखा भी था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने आएंगे, और आज से पहले भी हमने किया है। अगर हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो, जहां हम पहुंचे हों और ऐसा देखने के लिए आपको मिला हो, तो हम समझ सकते हैं कि गगन जहां जाता है वहां पर दंगे करवाता है। लेकिन यहाँ पर गगन नहीं पहुंचा था, उसकी वजह से ये हमें देखने के लिए मिला। अब रही बात जिम्मेदारी की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति क्यों ले, जिम्मेदारी प्रशासन भी ले, जिम्मेदारी वो लोग भी लें जो एक दूसरे के ऊपर इस टाइम ब्लेम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदारी लें, मीडिया भी जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी सोशल एक्टिविस्ट हमारे जैसे लोग भी लें। अगर हम सब लोग मिलकर खड़े होंगे तो इस समस्या का हम समाधान भी कर सकते हैं, रादर देन कि हम एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट करें। गगन, जैसे मैं बहुत जब से ये पूरा प्रकरण हुआ इसको फॉलो करता आ रहा हूँ, और क्योंकि ये पॉलिटिकलाइज भी हो चुका है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, आपको लेकर भी अलग अलग बयान सबके सामने आ रहे हैं। अगर आप बीजेपी का वर्जन सुनेंगे तो वो इस बात को कह रहे हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अगर आप समाजवादी पार्टी का वर्जन सुनेंगे तो सपा ये कह रही है कि तो बीजेपी के प्लांटेड शख्स हैं, इन्हें बीजेपी ने प्लांट किया है ताकि बदनामी कराई जा सके। और इसके बीच में जो एक और नया एंगल निकल के आता है वो जातीय संघर्ष का एंगल निकल कर सामने आता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक जातीय संघर्ष वाली बात हो गई है, और जो बीजेपी और सपा में आपको लेकर जो राय ठनी हुई है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि समाज की लड़ाई थी, वो प्रशासन सुलझा सकता था, लेकिन पॉलिटिकली एंगेजमेंट जब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली, उसके बाद इस लड़ाई ने एक दूसरा रूप ले लिया, जो अग्रेशन था लोगों के अंदर। देखिए, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये घटना बहुत ही निंदनीय थी। ये घटना जो थी उसने लोगों के अंदर एक आग लगा रखी थी। हमारा जाने का वहाँ मकसद सिर्फ यही था कि हम इस आग को बुझा पाएँ, हम दोनों समाजों के बीच में एक प्यार बरकरार कर पाएँ, उसे कायम कर पाएँ। लेकिन जब हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हम वहाँ अगर हम कहें रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? आपने हमें डिटेन कर लिया था, वहाँ आपने लिखित तौर पर हमसे ले लिया था कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, हमने उन्हें दे दिया था। 4 घंटे उन्होंने हमें कन्विंस किया, उसके बाद उन्होंने कहा उच्च अधिकारियों ने कि आप डीआईजी साहब से भी बात करिए, एसएसपी साहब से भी बात करिएगा, और आपको बहुत जल्द हम इटावा बुला लेंगे और आपकी एक मुलाकात करवा देंगे, तब तक ये घटना शांत हो जाएगी, बस हमें ऊपर से आदेश है कि आप वहाँ ना जाएं। मैंने कहा था प्रशासन को कि अक्सर पुलिस की गोली से वो काम नहीं हो पाते जो नेताओं की बोली से हो जाते हैं, और आज आप लोग मुझे तो कन्विंस करके चले जाएंगे, लेकिन कल मुझे पता है कि दाग पूरा मेरे ऊपर ही लगने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है जो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये 27 का आप लोग एजेंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी होते आई हैं, और हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ एक मैच्योर डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भांडा फोड़ते हुए, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, इससे अलग हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि सपा कह रही है गगन भाजपा का है, भाजपा कह रही है गगन सपा का है। मायने ये नहीं रखता कि गगन किसका है। क्या पता गगन बसपा का निकल जाए, क्या पता कांग्रेस का निकल जाए। मायने ये नहीं रहना चाहिए। अभी मायने ये रखना चाहिए कि अभी ये जो आग लगी हुई है इसको बुझाया कैसे जाए। मायने ये रखना चाहिए कि जो युवा बेचारे जोश में हो या रोश में हो, जिन्हें नहीं पता था कि क्या करना है वहां, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या जो लड़के पकड़े गए हैं वो ही थे गुनहगार या कोई और ये काम करके चले गया। सवाल तो ये भी होना चाहिए, जांच तो पूरी होनी चाहिए। फिर क्या पता बेगुनाह लड़के पकड़ लिए गए हों। जब आपका सोशल मीडिया उठाकर देखा मैंने आज का, तो आपने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। उस पर आपने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि आदरणीय बड़े भैया स्वरूप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, युवाओं के महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि गगन यादव बीजेपी से प्लांटेड शख्स हैं, तो उसके बावजूद भी सिर्फ एक पार्टी के लिए ही एक तरफा प्यार नहीं लगता ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। लास्ट मंथ योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, हमने उन्हें भी ऐसे ही विश किया था।
ट्विटर पर। लेकिन आप इस बात को मानते तो है ना कि आप थोड़ा सा समाजवादी जो सोच है या फिर उधर आपका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है? हाँ, अब तक तो हम समाजवादी विचारधारा की तरफ ही इंक्लाइन थे, और अब तक क्या, वही विचारधारा हमें कनेक्ट करती है, उसी से हम थोड़ा सिंक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी विशेष दल के ही व्यक्ति हैं। अभी तक हमारे पास किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं है। ऑफिशियली हम किसी भी चाहते हैं किसी राजनीतिक दल की सदस्यता मिले? अब तो मैं इन लोगों का जैसा बर्ताव देख रहा हूँ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को, इस देश के युवाओं को इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठाने की ज़रूरत है। आज की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी दल में चले जाऊँ, होना तो यही है, एक दूसरे को बोलेगा, दूसरा पहले को बोलेगा। तो अगर हम जिम्मेदारी ले सकते हैं तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ राजनीति अगर हम करें ना करें वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति हम इतने अच्छे बने कि ये जो आग लगी हुई है इसे हम बुझाने का काम कर पाएँ, ना कि इसमें और ज़्यादा तेल डालने का काम करें। गगन, इसके अलावा जो आरोप आप पर जो लगते हैं वो ये भी कि आह्वान आपने किया था, जिम्मेदारी आपकी थी, अब जो युवा पुलिस की गिरफ्त में है या वो अच्छी नौकरी कर सकते थे आगे, लेकिन अब उन पर केस लगा दिए गए अच्छे खासे, उन युवाओं की जिम्मेदारी किसके सर पर आएगी? देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर आप मुझसे मिले हैं किसी रोज़, आप अगर मुझे याद करेंगे तो मैं आपको नज़रअंदाज नहीं करूँगा। अगर आप मेरे कहने पर कहीं आए हैं तो आपने मुझ पर भरोसा किया था, तो मैं एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और ऐसा ही मैं आगे भी रहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे कहने पर वहाँ आया था या समाज के ही कहने पर आया था, लेकिन आज जब उनका साथ कोई नहीं दे रहा है, राजनीतिक दल हट चुके हैं, प्रशासन हट चुका है, तो ऐसे में मुझसे जितना हो पाएगा मैं उनका सपोर्ट करूंगा, उनकी मदद करूंगा, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का मैं काम करूंगा। ये मैं जिम्मेदारी ज़रूर लूँगा और उन्हें यह भी बताऊंगा कि आगे कभी भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल आप ज़रूर करें किसी के, क्योंकि मुझे सूचना ये भी मिली है कि वहाँ कुछ लोग ऐसे आ गए थे जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी रील बनाने के चक्कर में ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, करा किसने, भुगत कौन रहा है, लेकिन अब मैं क्यों पीछे हटूं? अगर मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं तो जिम्मेदारी लूंगा, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं तो हर एक राजनीतिक दल भी जिम्मेदारी ले सकता है, प्रशासन भी जिम्मेदारी ले सकता है। गगन, कहीं ना कहीं ये जो कथावाचकों के साथ जो घटना हुई उसने इसको एक अलग एंगल भी दे दिया है, ब्राह्मण वर्सेस यादव वाला एंगल दे दिया है उसने। एंड आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस नैरेटिव, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों में वो मोहब्बत नहीं रह पाएगी जो कभी कृष्ण के द्वापर युग में कृष्ण और सुदामा की हुआ करती थी। तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठिए। हर व्यक्ति अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, और ये जो घटना थी, अगर यादव समाज भी यहाँ ना होता, उसकी जगह कोई दूसरा समाज भी होता, तो वो भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा होता, वो भी अपने समाज के हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए सड़कों पर उतरा होता। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई है, मैं अगर वहाँ कोई यादव समाज के व्यक्ति के अलावा किसी और समाज के व्यक्ति हो तब भी गगन यादव जाते? डेफिनेटली जाता, जो मुझे पुकारता मैं ज़रूर जाता। मैं कभी भी, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, हमारे काम को आप देख सकते हैं, हमने कभी किसी की जाति और धर्म देखकर उसके साथ इंसानियत का ढोंग नहीं रचा। इसके अलावा गगन, जातीय संघर्ष का मुद्दा भी उसके बाद बहुत उछला है, और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है वो हमेशा गगन यादव ही रहा है उसमें भी। देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब एक्टिव हो जाती हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं, और यहाँ पर हमें वही देखने के लिए मिला, जहाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए राजनीतिक दलों को, वो वहाँ जिम्मेदारी ना लेते हुए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और जब वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो अगेन द टर्म यू यूज़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो वो गगन यादव बना हुआ है, वहीं पर वो उन सारे ब्लेम्स को डालने का काम कर रहे हैं। जिस प्रदर्शन की अब हम बात करें, जहाँ जो प्रदर्शन उग्र हुआ दादरपुर गांव के पास, वहाँ पर जो पोस्टर्स थे लोगों के हाथों में, वो पोस्टर्स कुछ और कह रहे थे। उस पोस्टर्स में भी ये लिखा हुआ था कि यादव अही रेजिमेंट हक है हमारा। क्या उस लड़ाई को अही रेजिमेंट से भी जोड़कर रखा गया था? वो तो कुछ और ही पिक्चर पोर्ट्रे करता है। जैसा आपको उस पोस्टर को देखने के बाद अजीब लगा, ऐसा ही मुझे लगा। जब हम लोग नज़रबंद थे, हमारे पास कॉल आया कि
अही रेजिमेंट का अब गलत मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। कुछ लोग पोस्टर लेके आ गए हैं अही रेजिमेंट का। मैंने कहा ये बड़ी बेवकूफ़ी है, ये समाज का एक मुद्दा है। इस मुद्दे को आप लोग ऐसी जगह क्यों लेकर जा रहे हैं? हाँ, आप एक नया बैनर बनवा सकते थे जिस बैनर पे आप लिख सकते थे कि न्याय दो, हम लोग न्याय की मांग करते हैं, निष्पक्ष जांच हो। ये तमाम आप स्लोगन्स वहाँ पर रख सकते थे। लेकिन यहाँ आपने अही रेजिमेंट का एक बैनर ले जाने के बाद इससे तो मेरे को भी पीड़ा पहुंची है कि इस ये मुहिम आप ही के लोग थे जो बैनर लेके गए थे? देखिए, मैं अगेन कहूँगा, वहाँ गाइड करने वाला आदमी कोई नहीं पहुँच पाया जो उन्हें बता पाता कि आपको किस तरीके से प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुँचना है। तो लेकिन ये पूरी घटना जो हुई है उसकी मैं एक बार आपको जानकारी दे दूं। जो हमारे पास भी सूचना आई, लोग अग्रेसिव हो गए थे, टेंस्ड हो गए थे इस बात को लेकर कि गगन यादव को नज़रबंद कर लिया, और कुछ मैसेज यह भी पहुंच गया था कि गगन यादव को अरेस्ट कर लिया गया। तो उन लोगों के अंदर ये रोष था कि गगन यादव को रिहा करो, हमारे नेता को आपने अरेस्ट कर लिया, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये तमाम कुछ बातें हैं जो हमारे पास तक भी आई थी, जिसके बाद हमने ये मैसेज सर्कुलेट किया था कि बहुत जल्द हम पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक महोदय जी से मुलाकात करने और इस घटना की जानकारी के संबंध में इटावा आएंगे। ये हमने पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद इतनी जल्दी वो सर्कुलेट नहीं होता। उसके तो कुछ घंटों बाद हमें सूचना मिली जब हम वहाँ से आगरा से वापस दिल्ली के लिए चल दिए थे। तो जो सूचना हमें मिली उसके तो हम बिल्कुल भी फेवर में तो नहीं है, वो गलत हुआ। आप ये कह रहे हैं जो आपके बारे में जो जानकारी पहुंचाई गई वो गलत जानकारी पहुंचाई गई। क्या लगता है गगन यादव को कि किसने जानकारी गलत तरीके से पहुंचवाई, या कौन है जो नहीं चाहता था कि गगन यादव इटावा पहुंचे? मेरे पास तो लोकल रिपोर्ट भी आई है वहाँ से इटावा की। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, क्या पता वो किसी विशेष दल के निकल के आ जाएं जिन लोगों ने चाहा कि गगन यादव। आप किसी का नाम जानते हैं लेकिन बता नहीं रहे। तो आज तक लोगों की डिटेल्स आ रही हैं कि ये काम किसके इशारों पर हो रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन लेकिन किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं जो नहीं चाहते थे कि गगन यादव हमारे ज़िले में आए, बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो एक बार इशारा ही कर दिए चलिए कि किस देखिए, राजनीति में इतना ही इशारा काफ़ी रहता है, और इससे ज़्यादा अगर बोलेंगे तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इटावा वाली जो घटना हुई है उसके बाद मैं ओवरऑल बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, और वहाँ जो युवा हैं उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं। तो इसके बाद अब गगन यादव इस मामले में अपना पक्ष तो रख रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ और लगातार आपको फॉलो भी कर रहा हूँ। इसके बाद गगन यादव क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मेरे लिए प्रायोरिटी है उन युवाओं को सुरक्षित करना। उसके बाद समाज में एक ऐसा संदेश देना जिससे कि ये घटनाएं दोबारा ना दोहराई जाएं, क्योंकि 27 के चुनाव आ रहे हैं और हमें अब डर है कि ये घटनाएं बराबर ना होती रहें। क्योंकि जिस प्रकार से इस घटना ने आग पकड़ी थी, मुझे इस बात का भी डर है कि आगे आने वाले समय में प्रदेश में किसी और समाज के साथ भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि फिर राजनीति करने वाले राजनीति करके निकल जाएंगे और हमारे जैसा आदमी जो समाज में एक नया संदेश लेकर घूम रहा है वो फंस जाएगा। फिलहाल हमें अपने फंसने की भी कोई चिंता नहीं है, हमें अपने ऊपर लगे मुकदमों की भी कोई चिंता नहीं है, हमें एफआईआर की भी कोई चिंता नहीं है, हमें जेल की भी कोई चिंता नहीं है। मुझे अगर चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ देश के भविष्य की चिंता है, और खासकर उन युवाओं की चिंता है जो युवा वहाँ जेल में बैठे हुए हैं। पूरे इस मसले के बीच किसी राजनीतिक दल से जुड़े किसी शख्स का फ़ोन या मैसेज या फिर कोई इस तरह किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की आपको? मेरे को तो पर्सनली कोई रीच आउट नहीं कर रहा है और अब तक किसी ने किया भी नहीं है, और अगर करा भी होगा तो मेरे फ़ोन पे 400-500 कॉल रोज़ की आती हैं, तो अननोन नंबर कोई भी रिसीव नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक, जो नंबर सेव रहते हैं वही रिसीव होते हैं। टीम के 2 नंबर्स हैं, उन टीम के नंबर्स पे ज़रूर कॉल आए हैं। हमको सूचना मिली है कि बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, सपोर्ट में भी आपके कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग हैं, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति में अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। अच्छा गगन, क्योंकि आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो आप जो भी पोस्ट करते हैं उसका सीधा असर आपके फॉलोअर्स पर जाता है। जब आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रॉल की जाती है तो उस पर देखा जाता है कि बीजेपी के नेताओं के साथ भी फ़ोटोज़ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ नेताओं के साथ भी फ़ोटोज़ हैं, और अखिलेश यादव के साथ भी फ़ोटोज़ हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है,
उत्तर प्रदेश के बाहर की अगर आप बात करें तो तमाम ऐसे नेता हैं हमारे समाज के भी जो अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। फिर जहाँ मंच लगते हैं समाज के, उस मंच पर उन नेताओं को भी बुलाया जाता है और हमें भी बुलाया जाता है। तो जब मंच साझा करते हैं हम एक साथ, तो वहाँ लाजमी है कि फ़ोटो तो ज़रूर होती होगी। आप कह रहे हैं कि जितनी भी मुलाकातों के फोटो सिर्फ औपचारिक मुलाकातें हैं? पर्सनली मेरी कोई भी फ़ोटो आप ऐसे देख लें कि मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी के साथ बैठकर चाय कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं वो कार्यक्रम की फ़ोटोज़ हैं, कार्यक्रम लगे हुए हैं और वहाँ साथ में मंच भी साझा करते हैं, तो फ़ोटोज़ क्लिक हो जाती हैं। अब उनको बातों का बतंगड़ आप बनाएंगे तो ऐसे तो मुझे लग रहा है हर एक आदमी आपको मिल जाएगा जिसके हर दूसरे दल के साथ संबंध है। तो या तो वो गलत हैं या फिर हम गलत हैं, और अगर वो गलत नहीं है, उनकी फ़ोटोज़ हर पॉलिटिकल पार्टी के आदमी के साथ है, तो हम भी कैसे गलत हो सकते हैं। गगन, इन्हीं फोटोज़ का इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि ये तो इनके आदमी है, ये उनके आदमी है, इन्हीं फोटोज़ का इस्तेमाल करके जो फोटोज़ आपने अपने सोशल मीडिया पर डाली हैं। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दल बहुत अच्छा गेम खेलना चाहते हैं, वो हम जैसे लोगों को बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि आप भी किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं, सुनते हैं, उसे आप स्टॉक करते हैं, तो एक बार उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आप जानें, उसके माइंडसेट के बारे में भी आप जानें, और वही चीज़ आप लोगों को दिखाने का भी काम करें। क्योंकि राजनीतिक दल तो जो आपको कह देंगे जनता वो मान लेगी। कभी अखिलेश यादव से मिलने का वैसे अलग से कभी मिल, जो फोटो हमने देखी उसके अलग कभी अखिलेश यादव से ऐसे सीधे सीधे मिलने का मौका मिला? हाँ, मिला तो है, और ये पुरानी बात है। जब मैं मोटर बाइक मिशन कर रहा था, अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन, तब बुलाया गया था। भैया ने देखा, और भैया की आदत है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उनको वो बुलाते हैं और सम्मान देते हैं। तो उन्होंने मुझे भी सम्मान देने के लिए बुलाया लखनऊ। दिल्ली में ही हुई थी मुलाकात, उन्होंने लखनऊ बुलाया। लखनऊ में बुलाकर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिखाया कि 2019 में हमने अही रेजिमेंट की बात अपने मैनिफेस्टो में रखी थी। तो उस दौरान 15 से 20 मिनट की बात हुई थी, और उन्होंने पूछा भी था कि हमारे लायक कोई सहायता हो तो बताइएगा। तो सच अ जेनरस गाय। लेकिन ये जो घटना हो गई उसके बाद सबने नज़रअंदाज कर दिया। दुख भी है उस बात का, लेकिन किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, किसी को कुछ नहीं कहूँगा। जो आदमी जैसे अपनी राजनीति करना चाहता है वो वैसे करे। अब मेरा इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो चुका है। मेरे लिए सिर्फ ज़रूरी है अब समाज में हिंसा ना हो, चाहे वो कोई भी समाज। गगन, जिन कथावाचकों पर के साथ जो भी कुछ हुआ, वो उन कथावाचकों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, और ये कहा गया है कि आरोप लगा है उन पर कि फर्जी आधार कार्ड थे या उनकी पहचान गलत उन्होंने बताई। तो पहचान, सवाल यहाँ उठता है कि पहचान छिपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी फिर? देखिए, क्योंकि मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं आज ही एक स्टोरी कवर करके आया, बरेली के हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव, वो भी कथावाचक हैं, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि मैं भी कथा करने जाता हूँ और मैं सर्जन हूँ और कथा करने जाता हूँ, लेकिन मुझे कभी जातिवाद का सामना नहीं करना पड़ा। अभी आप देखेंगे ना, उस क्षेत्र में जब आप जाएंगे, हमारे तमाम कार्यक्रम लगे रहते हैं। जैसे पूर्वांचल की साइड जाते हैं आप, तो बिरहा का वहाँ बहुत क्रेज़ है। आप इस तरफ जाएंगे, ये इटावा, एटा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, इस बेल्ट की तरफ आप जाएंगे, आगरा, फिरोज़ाबाद, शिकोहाबाद, तो इन जगहों पर भागवत कथा का बहुत बड़ा क्रेज़ है। यहाँ हम सैकड़ों भागवत कथाओं में गए हुए हैं, जहाँ हमने देखा मेजॉरिटी में जो कथा कर रहे हैं वो यादव समाज से आते हैं। ये मेजॉरिटी में है, और आप लोग सर्वे भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, आपके पास भी डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि कितने लोग भागवत करा रहे हैं, उस भागवत में कौन कथावाचक आ रहे हैं, कौन शास्त्री आ रहे हैं, वो किस जाति से आते हैं। तो यहाँ मैं अगेन ये नहीं कहूँगा कि कथा करने का राइट सिर्फ किसी विशेष वर्ग को है। यहाँ मैं वो बात तो कोई नहीं कह रहा है, वो बात तो खैर कोई नहीं कह रहा, सब ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेना तो सबके बस में। अभी जो आधार कार्ड की बात है, हमें ये भी बताया गया कि ये भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आधार कार्ड में कोई चेंज नहीं था। वो सडनली कुछ नहीं मिला तो रोज़ कोई नया पॉइंट वहाँ से दिया जा रहा था। कभी आधार कार्ड कह दिया जा रहा था, तो कभी यह कह दिया जा रहा था कि हमारे साथ छेड़खानी करी है, तो रोज़ कोई नया नया स्टेटमेंट आ रहा था। मैं फिर से कहूँगा कि हम लोग नहीं होते हैं कि हम यहाँ बैठकर डिसाइड करें कौन गलत है कौन सही है। अगर वो व्यक्ति गलत हैं, जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। अगर हम गलत हैं, जांच हो, कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो। जो भी व्यक्ति गलत है उस पर
आप कार्रवाई करें और कोई अगर गलत नहीं है तो उसे गलत बनाने का आप काम ना करें। तो ये थे गगन यादव, जिन्होंने सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और साफ कह दिया कि जो भी गलत है उस पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। वो खुद गलत हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी हो, उनको भी कानूनन सज़ा मिले। अब देखना होगा कि इटावा कथावाचकों के मामले में जांच में क्या कुछ सामने आता है। जो उपद्रवी थे, क्या वो किसी विशेष रूप से वहाँ पर पहुँचे थे ताकि माहौल को भड़काया जा सके और इस तरह की आगजनी या उपद्रव मचाया जा सके, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। कैमरामैन रमनजीत के साथ मृत्युंजय चौहान, TV9 डिजिटल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।